वेलकम मेरे बच्चों, वापस आते हैं, मुलाकात कर रहे हैं आज नए टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम स्ट्रक्चर या वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं इसको। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि पुराने एटम स्ट्रक्चर से लेकर के मॉडर्न एटम स्ट्रक्चर तक मूव करना और पुराने की कमियों को हमने हाईलाइट किया था। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि बोर साहब ने कुछ इस तरह से पिक्चराइज किया था एटम स्ट्रक्चर, बोर साहब ने, रदरफोर्ड साहब ने, जैसे उनको इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उन्होंने उनका ट्रैजेक्टरी भी फॉलो कर लिया। तभी हाइजेनबर्ग कहते हैं और डी ब्रोगली कहते हैं इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नहीं है। डी ब्रोगली कहना है उसका आता है वेव करैक्टर भी है, और जबकि हाइजेनबर्ग का कहना ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम मेजर कर ही नहीं सकते। वो इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर में ही डिफाइन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग पिक्चराइज फिर कैसे करेंगे, तो ये मॉडर्न एटम स्ट्रक्चर में आएगा। लेकिन एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूम रहा है, जैसे दीपावली के टाइम पर आप फुलझड़ी बना के घुमाते हैं, तो मान लिया आपने फुलझड़ी यूँ घुमाई, तो उसमें आपको जब भी कभी वीडियो बनाई या उसका स्टिल फोटो भी खींचे तो आपको पूरा गोला बना हुआ दिखाई देगा। यानी हाथ तो एक पर्टिकुलर, आपका हाथ एक पॉइंट पर यहाँ पर है, लेकिन आपको गोला पूरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी तो जरा भी स्पीड नहीं घुमाने की है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड की आप तुलना करें, लगभग 30% ऑफ लाइट की स्पीड होती है इसकी इलेक्ट्रॉन की। तो इतनी स्पीड आप इतना छोटा पार्टिकल जो हमारे लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल है, तो कैसे हम उसका ट्रैजेक्टरी फॉलो कर लेंगे। तो बेसिकली हमें एटम के चारों इलेक्ट्रॉन क्लाउड सा दिखाई देता है, धुआं सा, तो बेसिकली उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंसेप्ट हमारा चेंज होगा ऑर्बिट से ऑर्बिटल में। ऑर्बिट 2D मोशन है, जबकि ऑर्बिटल एक 3D मूवमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस डेवलपमेंट में हम पहुंचेंगे। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप करने में एक किसी साइंटिस्ट का हाथ नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल अबाउट डेवलपमेंट्स, यानी डी ब्रोगली का भी है, हाइजेनबर्ग का भी है, बोर का भी माना जाएगा। बोर को हम डिनाई नहीं करेंगे, आप भी सोचेंगे हम बोर को नहीं मानेंगे। हम रदरफोर्ड की माना, रदरफोर्ड ना होता तो बोर नहीं आता, और थॉमसन ना होता तो रदरफोर्ड नहीं आता। तो इस सभी का कंसेप्ट है, ऐसा नहीं सबका इस्तेमाल होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे बोर पैदा हो गई या सीधे क्या नाम है ये श्रोडिंगर इक्वेशन में पैदा हो गई, ऐसा कुछ नहीं। डेवलपमेंट धीमे धीमे हो रहे हैं, पुरानी कमियां दूर होती जा रही हैं, नई नई कमियां, नई नई चीजें आती जा रही हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल अबाउट डेवलपमेंट्स, यानी डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, मॉडर्न स्ट्रक्चर का। एंड द कोर ऑफ मॉडल इज श्रोडिंजर्स इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या चीज है, बेसिकली कैसे ऑब्टेन हुई थी, तो इट वाज ऑब्टेन बाय डिराइविंग वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम बोर्स मॉडल। बोर के मॉडल से लेमडा की वैल्यू निकाली एंड इज इनकॉर्पोरेटिंग इट इन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। यानी क्लासिकल वेव थ्योरी के थ्रू हम वेव इक्वेशन निकालेंगे और वहां से लेमडा की वैल्यू पुट की जाएगी उसके अंदर, जो कि हमने बोर मॉडल से ली। तो देखिए क्लासिकल वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल मोडली दे रखी है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये वेव इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशनल मोशन। बोर के पोस्टुलेट से इट कैन बी प्रूव्ड दैट 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। अब यहाँ पर m क्या इलेक्ट्रॉन मास है, h क्या प्लैंक कांस्टेंट, E टोटल एनर्जी का फैक्टर है और v उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। से हम कह सकते हैं जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर जेड न्यूक्लियर का चार्ज कहलाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E कहलाता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका क्या m कहलाता है उसका मास। तो अब यहाँ पर 1/1 लेमडा स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारी वन डायमेंशनल इक्वेशन निकल के आती है ये वाली। ये सीधे हम पहला 3D गलती से लगे हैं, तो यहाँ पर 1D मोशन की बात कर रहे हैं। तो 1D मोशन में डी आती है डेल स्क्वायर लेमडा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। जहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि स्पीड होती है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से ऐसा ही डबल डिफरेंशियल ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर वन डायमेंशन मोशन के लिए लिया गया श्रोडिंगर इक्वेशन को, और ये हमारी 3D मोशन में आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मोशन में तो चलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो तीनों डायमेंशन में चलता है, एक डायमेंशन चलता नहीं है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0।
जहां पर इसको हम समराइज कर सकते हैं इनवर्स लेमडा स्क्वायर, इनवर्स लेमडा डेल्टा स्क्वायर, सॉरी, इसको नेबला भी कहते हैं, NaBLA। इनवर्स नेबला स्क्वायर, इनवर्स नेबला, अब ये नेबला स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली जो हमारा नेबला स्क्वायर है या इनवर्स डेल्टा स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये इनवर्स, इसे लैप्लेशियन ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये बेसिकली यहाँ पर इतनी फैक्टर को शो कर रहा है। तो इसलिए हम इक्वेशन को समराइज कर सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन आई स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। साई का मतलब यहाँ पर वेव फंक्शन से है। वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, और मोस्टली हम लोग एम्पलीट्यूड को लेते हैं। अब हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, बेसिकली वो एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैं इसका मीनिंग समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि मान लीजिएगा हमारे पास में कंसेप्ट आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब 25 सेकेंड स्क्वायर है, और यदि हमें अब यहाँ पर टी सॉल्व करना है तो हम बोलेंगे इसको प्लस माइनस 5 सेकेंड। लेकिन यदि स्टूडेंट से पूछा जाए तो इमीडिएटली बोलेगा 5 सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि -5 सेकेंड का कोई फिजिकल सेंस ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिफरेंट वेव फंक्शंस के लिए सॉल्व किया गया, उसके सॉल्यूशंस निकाले गए, तो वहां पर निकल के आते हैं इसके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो कि मीनिंगलेस हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो मीनिंगफुल हैं। जो मीनिंगफुल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं या फिजिकली सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस हैं, उनको नाम दिया गया आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जरा हम उनकी बात करते हैं। एक आता है कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। इनका एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के टीचर्स आपको बहुत अच्छे से दे पाएंगे, केमिस्ट्री में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन का नहीं है आपके लिए। तो आप बात कीजिए फिजिक्स के टीचर से कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या। मैथ के टीचर भी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग। और साई मस्ट बी फाइनाइट, मतलब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शुड बी फिक्स डेफिनेट। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल द स्पेस फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक दुनिया के, मस्ट बी इक्वल टू 1। इनके मीनिंग समझिएगा अपने फिजिक्स के मैथ के टीचर से, थोड़ा सा प्रॉब्लली समझा पाएंगे वो। एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड इज साई स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 1 विद इन द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। अब सेवरल वेव फंक्शंस हैं, जैसे कि साई 1, साई 2, साई 3 will satisfy these conditions to the wave equation, and each of these has a corresponding energy E1, E2 and E3। यानी हर वेव फंक्शन से, यानी वेव की हर प्रॉपर्टी से कुछ एनर्जी वैल्यूज जुड़ी हुई है। ईच ऑफ दीज वेव फंक्शन साई 1, साई 2 etc इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो पूरा नाम ऑर्बिटल का ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। अब यहां पर साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। यदि हम क्लासिकल वेव थ्योरी की बात करें तो साई का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और साई स्केल का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ वेव, यानी एम्पलीट्यूड का मतलब डेंसिटी ऑफ वेव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेव की बात करेंगे तो साई हमारा प्रोबेबल एम्पलीट्यूड है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का पाथ तो दिख ही नहीं रहा, उसकी वेव नहीं दिख रही, तो उसका एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट कैसे मेजर कर पाएंगे। और इस तरह से साई स्क्वायर कहलाएगी प्रोबेबल डेंसिटी, यानी कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसेप्ट निकल के आता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के फॉर्म में है, और जहां पर क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है। मैं थोड़ा सा पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर डेंसिटी यहाँ कुछ थोड़ी ज्यादा है, तो इस एरिया में पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहीं पर ये एनर्जी फॉर्मूला मैं आपको पहले दे चुका हूं पीछे वाली वीडियो में। यहां पर निकल के आता है फिजिकल कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जिसे हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन मैथमेटिकल कह रहे हैं, फिजिकल सेंस में इसको ऑर्बिटल कहते हैं। एंड इट इज अ सर्टेन रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस में जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये पूरा रीजन कहलाता है आपका ये ऑर्बिटल स्पेस में, ये पूरा।
और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पूरी स्पेस पे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यदि है तो इसको हम नाम देंगे ऑर्बिटल। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो मैं आपको अपने नोट्स में कुछ थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस चीज़ का। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख लेंगे नोट्स को। हल्का सा हाथ थोड़े से धुले से नोट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये पुराने हो चुके हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। यानी ऑर्बिट एक सर्टेन पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जबकि ऑर्बिटल जो एक 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ऑर्बिट जो है वो हाइजेनबर्ग और डीप ब्रॉगली के कंसेप्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, जबकि ऑर्बिटल इन्हीं के बाद ही डेवलप हुआ ऑर्बिटल कंसेप्ट, इसलिए उनके अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में ही मूव कर रहा है ऑर्बिट के हिसाब से, एक ऑर्बिटल के हिसाब से 3D मोशन है, एक्स वाई जेड 3 एक्सेस में जाएगा, और किसी भी ऑर्बिट के अंदर 2n स्क्वायर टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऑर्बिट्स नॉन डायरेक्शनल होती है नेचर में, जबकि ऑर्बिटल्स की डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करेंगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंट होता है। अब आते हैं बात क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ है? क्वांटम नंबर से हमारा तात्पर्य ये है कि हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते समय कुछ कांस्टेंट्स की आवश्यकता हमें होती है, जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो फिजिकल मीनिंगफुल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन यानी कि आइगन वैल्यूज फॉर एनी ऑर्बिटल वेव फंक्शन और ऑर्बिटल रिक्वायर्ड 3 constant numbers, namely n, l and m. These constants are called quantum numbers as these define quantized energy values related to different motion of an electron. इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोशन है, रिवोल्यूशनरी मोशन है, या फिर आपके स्पिन मोशन भी है। तो इनके हर मोशन के साथ में एनर्जी जुड़ी हुई है, और इन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर क्वांटम नंबर यानी कॉन्स्टेंट्स की आवश्यकता है, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम केवल 3 इनिशियल क्वांटम नंबर्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आता है अजीमुथ और तीसरा मैग्नेटिक। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी यूज्ड इन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो इन अदर वर्ड्स दीज 3 क्वांटम नंबर्स डिफाइन ऑल एनर्जीज रिलेटेड टू एन ऑर्बिटल। अब इन क्वांटम नंबर्स की हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ डिटेल्स काफी लेनी पड़ेगी हमें, तभी हमारी इनऑर्गेनिक के पार्ट आगे के समझ में आएंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।